राजस्थान की राजनीति इस वक्त पूरी तरीके से 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के रंग में रंग गई है और इस वक्त राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार पूरी तरीके से तल्ख अंदाज में जारी है। हर कोई किसी पर राजनीतिक लिहाज से निशाने साधता दिख रहा है। किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट को लेकर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े सॉफ्ट हार्टेड नेता हैं। सचिन पायलट की तरफ से भी अपना टेक उनके बयान पर दिया गया। साथ ही साथ मुरारी लाल मीणा, उनके लिए कहा जा रहा है कि देखिए टिकट को लेकर इन्होंने मैच फिक्सिंग कर ली है। मदन राठौड़ साहब के एक बयान पर टीकाराम जूली साहब भड़क पड़े, जिसमें वो कह रहे हैं कि मदन राठौड़ साहब का वो बयान कोट कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक दूसरे विचारधारा के लोगों को नहीं चुनना है, और इस बयान पर टीकाराम जूली ने मदन राठौड़ साहब को घेर लिया। खैर, आज हम किस मसले पर और किन सवालों पर चर्चा करने वाले हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल आज इस वीडियो में, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने क्या नया चक्रव्यूह रचा है? दरअसल बीजेपी का प्लान ए और पर्दे के पीछे का प्लान बी क्या है? क्या ये प्लान बी उसी नए चक्रव्यूह का हिस्सा है? ये आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल ये, सरकार के काम पर जो 10-11 महीने का सरकार का कामकाज रहा, क्या बीजेपी इस पर वोट नहीं मांगेगी या इससे इतर बीजेपी के पास कुछ अपना एक नया प्लान इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बना रखा है? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह कि पूर्व की सरकार के सहारे क्या उपचुनाव की नैया बीजेपी की लगेगी किनारे, और किस तरीके से पूर्व की सरकार को टारगेट इस उपचुनाव में बीजेपी करेगी, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही चौथा और अहम सवाल यह कि नया दंगल पैतरा पुराना काम आएगा कांग्रेस में बीजेपी का सेंध लगाना, यह एक अहम सवाल है क्योंकि कई एक नेता अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और क्या इसका फायदा इस उपचुनाव में, खास करके वो सीटें जो बीजेपी के परिधि की, उसके रेडियस की बाहर की सीटें हैं, क्या उन सीटों पर बीजेपी को अपनी धाक जमाने का एक नया मौका दे सकता है क्या? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, जिस तरीके की राजनीति राजस्थान में चल रही है उससे ये पूरी तरीके से साफ है कि रंग राजस्थान की राजनीति में उपचुनाव का इस वक्त पूरी तरीके से चढ़ चुका है। और इस चढ़ते हुए चुनावी रंग में बीजेपी ने भी अपने पैतरे चलना शुरू कर दिया है, दांव दिखाना शुरू कर दिया है। अब तक जो पार्टी राजस्थान में कहती आ रही थी कि जो 10 महीने या 11 महीने के सरकार का कामकाज है उस पर उपचुनाव में वोट मांगे जाएंगे, और बतौर विपक्ष कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि इस सरकार के पास इन 10 महीनों का कोई भी कामकाज उनके खाते में नहीं है, उनकी झोली में नहीं है, जिसके दम पर वो उपचुनाव में चुनावी मैदान पर जाकर जनता से वोट मांग पाए। अब इस पूरी कसमकश के बीच या इन पूरे दावों और दावों पर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी ने अपने नए पैतरे चलना शुरू कर दिया। अब देखिए, बीते दिन जयपुर में कांग्रेस के लगभग 14 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, और इसमें कई ऐसे नेता हैं जो वाकई बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन 14 नेताओं में से तो कई नेता नागौर विधानसभा क्षेत्र के भी हैं, जिसमें सुखबीर सिंह चौधरी जो कि नागौर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कई जिला परिषद के जो सदस्य हैं, सरपंच और पार्टी कैडर के उस तरह के नेता जो जमीन पर, धरातल पर जाकर वोट को मोबिलाइज कर सके, इस तरह के नेताओं को बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस की गोद से उठाकर उनके गले में बीजेपी का पटका पहना दिया है। अब नागौर कांग्रेस में जिस तरीके से सेंध लगाई, और साथ ही साथ नागौर ही नहीं, सवाई माधोपुर के भी इस तरह के जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कहें तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। उपचुनाव से ठीक पहले
14 नेताओं का इस तरीके से पाला बदल लेना कांग्रेस को अनकंफर्टेबल तो करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का, जैसा मैं कह रहा हूं, वो साबित हो सकता है। नागौर में, सवाई माधोपुर में भी मामला एक तरीके से त्रिकोणीय है। सवाई माधोपुर में भले आप कह दें कि बाइपोलर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कुल मिलाकर नागौर में तो स्थिति ऐसी बन रही है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो इस बार गठबंधन से बाहर आकर अपना कैंडिडेट इस सीट पर उतार चुकी है, जिसे हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है, उस सीट पर बीजेपी ने जब अपने ये जो अपना पैंतरा चला है, तो कांग्रेस के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की भी नींद उड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां गठबंधन में ना होने के चलते दोनों ही पार्टियां, चाहे आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, एक दूसरे के लिए वोट कटवा साबित होंगी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती नजर आएंगी, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी ने एक बार फिर जिस तरीके से नागौर के क्षेत्रीय नेताओं को कांग्रेस पार्टी से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी, यूं कहें कि बड़े दांव के तरीके से इसको देखा जा सकता है। कल भी हमने आपको बताया था कि नागौर में चिंता हनुमान बेनीवाल की किस तरीके से बड़ी हुई थी, क्योंकि बीते 2 चुनाव की अगर बात की जाए तो आरएलपी के गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर जीत का आंकड़ा पिछले 2 चुनावों से लगातार घटा है। 2018 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो उस वक्त जीत का मार्जिन लगभग 18,000 से घटकर 6,000 के आसपास आया, और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में यह जीत का मार्जिन कुल मिलाकर 2,000 वोट तक का रह गया। और इसी वजह से इस वक्त परेशानी में है हनुमान बेनीवाल, जो ताल ठोककर दिग्गजों को चुनाव जिताने का दावा करते थे, वो अब इमोशनल होकर जनता के बीच जा रहे हैं, एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, यानी कि इमोशनल कार्ड खेलते वो नजर आ रहे हैं कि इस बार अगर वो जीत नहीं पाए तो उनकी 20 साल की जो मेहनत है वो पानी में, उस पर पानी फिर जाएगा। अपने परिवार को भी चुनावी कैंपेन में हनुमान बेनीवाल ने उतारा हुआ है। लगातार इस पूरी स्थिति के चलते विपक्ष के या विरोधी नेताओं के निशाने पर भी वो रहे। विरोधी नेता मसलन दिव्या मदेरना ने उन पर कह दिया कि देखिए कितने कमजोर हनुमान बेनीवाल नागौर की खींवसर की सीट पर जो है नजर इस बार आ रहे हैं। हालांकि आज पलटवार भी हनुमान बेनीवाल ने किया और यह भी कह दिया कि दिव्या मदेरना और उनके परिवार ने गहलोत और उनके बेटों के सामने डीजे की धुन पर ठुमके लगाए। अब वार पलटवार की स्थिति तो है, लेकिन जो स्थिति या जो पैंतरा बीजेपी ने जो दांव चला, उसके आगे ये दोनों ही पार्टियां किस तरीके से मैनेज करेंगी, खास करके कांग्रेस, और उससे बड़ी स्थिति जो खराब हनुमान बेनीवाल के लिए हो रही है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज कर पाएंगे, सवाल है। सवाल यह भी कि ये सेंध लगाने का, दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ और सेंध लगाने का जो पुराना पैंतरा चुनावी है, क्या इस उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा? खैर, तोड़फोड़ और सेंध लगाने से इतर बीजेपी एक दूसरे मुद्दे पर भी फोकस कर रही। जैसे मैंने पहले कहा कि इस बार बीजेपी लगातार शुरुआत से यह बात कह रही थी कि 10 या 11 महीनों के कामकाज पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन उपचुनाव का जैसे ही रंग चढ़ा तो बीजेपी का यह दूसरा दांव अब सामने खुलता दिखाई दे रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पूर्व की सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी, उन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर जल जीवन मिशन घोटाले मामले को लेकर दर्ज की है। कई और अधिकारियों पर भी यह मामला दर्ज हुआ है, कई ठेकेदार के इसमें नाम है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि इस मामले में महेश जोशी साहब को कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, यानी तमाम चीजें होंगी एसीबी के सामने। अगर एसीपी तलब करता है महेश जोशी को तो एसीबी के सामने पेश होना पड़ सकता है, उनसे पूछताछ हो सकती है। कई और अधिकारियों और ठेकेदारों को इस मामले में तलब कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जब मामला दर्ज हुआ है तो अब इसकी परतें भी खुलेंगी। इस मामले में आगे जांच में किस तरह की चीजें सामने आएंगी वो एक अलग विषय है, उसको अपडेट दर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस एफआईआर के बाद पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार का एक मुद्दा, कथित भ्रष्टाचार का एक मुद्दा फिर से सियासत में ऊपरी सतह पर आ चुका है। और केवल महेश जोशी नहीं, शांति धारीवाल साहब वो भी भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर से आ फंसे हैं। और किस मामले में?
उस मामले में जिसमें एसीबी और खुद ये नई बीजेपी की सरकार शांति धारीवाल को क्लीन चिट दे चुकी है। दरअसल एकल जो पट्टा केस था, एकल पट्टा केस में भजन सरकार ने यू टर्न ले लिया है। 22 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जो हलफनामा सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से दायर किया गया था, उसमें शांति धारीवाल को इस मामले से क्लीन चिट दी गई थी जो आरोप उन पर लगे थे भ्रष्टाचार के। लेकिन अब फिर दोबारा सरकार और सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो पुराना आपका आदेश है उसकी परिधि से इस मामले को या इस हलफनामे को अलग रखते हुए इसकी समीक्षा, इस पूरे मामले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट दोबारा से करे। हालांकि आपको बता दें कि ये मामला 2012 का है, साल 2012 पूर्व की जब बीजेपी सरकार थी, उस वक्त कुछ पट्टे जो हैं, एकल पट्टा जारी किया गया था शैलेंद्र गर्ग के नाम से गणपति कंस्ट्रक्शंस कंपनी को। इस मामले में, माफ कीजिएगा, इस मामले में साल 2013 में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई थी। रामचरण सिंह एक शख्स हैं, उन्होंने इस मामले में एसीबी में जाकर ये शिकायत दर्ज कराई। अब पूरा मामला चला, जांच चली, पूछताछ हुई, लेकिन कुल मिलाकर सरकार बदली तो गहलोत सरकार के आने पर एसीबी ने कोर्ट में जाकर शांति धारीवाल को इस मामले में क्लीन चिट दी थी। और ठीक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो मौजूदा भजन सरकार ने भी शांति धारीवाल को 22 अप्रैल 2024 में इस मामले में शांति धारीवाल को क्लीन चिट दे दी। यानी अब फिर से भजन सरकार ने जो यू टर्न लिया तो ऐसा लग रहा है कि पुराने मामलों को उठाकर, पुराने कथित भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मुद्दे को सियासी फोकस में बीजेपी लेकर आना चाहती है। और सवाल यही है कि क्या 10 महीने के कामकाज से ऊपर बीजेपी चुनावी फोकस भ्रष्टाचार के ही इन मामलों पर, पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार के इन मामलों पर रखना चाहती है। इन्हीं सवालों के साथ खैर इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।